Hello friends and dear students. Good morning all of you. So dear students, today I will discuss about the topics definite integration of standard 12. तो dear students, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन सुनने में भले ही नया है, लेकिन वही पुराना चीज है। जो सिंपल इंटीग्रेशन का काम आप लोग जैसा किए हैं वैसा ही काम करना है। सब्स्टिट्यूशंस मेथड में जैसा काम किए हैं वैसा ही काम करना है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में जैसा काम किए हैं वैसा ही काम इसमें भी करना है। जैसा काम आप लोग बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो काम किए हैं सेम टू सेम वैसा ही काम डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी करना है। जो काम आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में जो काम किए हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में सेम टू सेम वैसा ही काम डिफिनिट इंटीग्रेशन में ही काम करना है। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन भले ही इसमें डिफिनिट लगा हुआ है लेकिन वही काम करना है। जैसे सिंपल इंटीग्रेशन से लेके बाय पार्ट से लेके पार्शियल फ्रैक्शन से लेके सब्स्टिट्यूशन से लेके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का काम जो भी काम किए हैं सेम टू सेम वही काम करना है। सिर्फ इसमें जो लिमिट लगा हुआ रहता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इसी लिमिट के चलते ही इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो वर्क, जो प्रोसेस, जो मेथड, जो फॉर्मूला आप लोग सिंपल इंटीग्रेशन में जो काम किए हैं और डिफरेंट टाइप का मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो काम किए हैं और जो काम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में काम किए हैं सेम टू सेम वही काम इसमें भी करना है। और लास्ट में जो लिमिट दिया हुआ है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देने से ही वो डिफिनिट इंटीग्रेशन का फाइंड आउट हो जाता है लास्ट रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सिंपल इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या पार्शियल मेथड्स हो या बाय पार्ट्स मेथड हो या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो, सारा एवरीथिंग आपके माइंड में रहना चाहिए। यदि वो माइंड में है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन करना भी उतना ही आसान है जितना आसान आप लोगों को सिंपल इंटीग्रेशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है, उतना ही आसान डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी लगेगा, क्योंकि चीज वही है, सिर्फ इसमें लिमिट लगा हुआ है और इसी लिमिट के चलते इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा डियर स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन मैं करके भी दिखाऊंगा कि वही चीज है, सिर्फ आपको लास्ट में वर्क करना है। इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठा देने से और सिंपलीफाई कर देने से फाइनल रिजल्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को आपके शब्दों में, आपके लैंग्वेज में मैं पूरे डिफिनिट इंटीग्रेशन को समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिफिनिट इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं? तो ये जो फॉर्म है, ये यदि फॉर्म ये यदि रहेगा a एंड b fx एंड dx, यदि इस फॉर्म में रहेगा तो दैट इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। एंड वेयर ये fx क्या है डियर स्टूडेंट? ये आपका फंक्शंस है। फंक्शंस, चाहे वो फंक्शंस अलजेब्रिक का हो या त्रिकोणमितिक का या एक्सपोनेंट का हो या लॉगरिथम्स का, जितना भी आप लोग सिंपल इंटीग्रेशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में देखा था सेम टू सेम
डिफरेंट इंटीग्रेशन में भी वैसा ही फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो एफ हो गया फंक्शंस, डिफरेंट टाइप का फंक्शंस। और ए को बोलते हैं डियर स्टूडेंट इसको लोअर लिमिट, एंड बी को बोलते हैं इसका अपर लिमिट। यही चीज है डियर स्टूडेंट, सिंपल सा। इसी फॉर्म को ही हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस फॉर्म में ही सारा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। आपका सामने क्वेश्चन लिया हुआ है, देख लीजिए। हो गया क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, वन बाय वन करके भी दिखा देते हैं। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में है इंटीग्रेशन ऑफ 0 and 5 and x plus 1 and dx। तो डियर स्टूडेंट्स यहां समझना है कि 2 मिनट के लिए पहले लिमिट को भूल जाना है कि इसका जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या है, उसको 2 मिनट के लिए भूल जाइए। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, x dx इसको सेपरेट कर लीजिए। अब लिमिट जो है उसको भी बिठा दीजिए, लिमिट का काम बाद में होगा। सबसे पहले x dx इसका क्या होता है x²/2। अब यहाँ पे लिमिट जो है आपका 5 and 0 क्लियर, प्लस और यहाँ पे x dx का क्या होता है x 5 and 0 हो गया। अब 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, तो चलिए बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ पे बच गया x² 5 and 0 प्लस यहाँ पे x 5 and 0 हो गया। अब आते हैं इसका क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, अपर में क्या है 5 का स्क्वायर, अब माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो गया एंड इधर 5 माइनस 0 हो गया। 5 5 का 25, तो यहाँ पे 25 और इधर आपका प्लस 5 क्लियर। तो ये मतलब 25/2 प्लस 5 मतलब 25 प्लस इधर 10/2, तो इधर कितना हो जाएगा 35/2 आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जो काम आप लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में काम किए हैं बेधड़क एग्जाम में वैसा ही काम करना है और लास्ट में लिमिट बैठा देना है। जो भी लिमिट रहेगा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उसी को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उस वेरिएबल्स में बैठा देना है। जो भी फंक्शंस रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री में वो लिमिट बैठाना है, अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक में बैठाना है, एक्सपोनेंट रहेगा तो एक्सपोनेंट में, लॉगरिथम्स रहेगा तो लॉग में, इनवर्स रहेगा तो इनवर्स में। चलिए और भी काम करके दिखा देते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो इस टाइप से सेम टू सेम चीज वही है जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में देखा था, सेम टू सेम डिफिनिट में भी वैसा ही काम करना है। लास्ट में सिर्फ इसका लिमिट अपर माइनस लोअर करके सिंपलीफाई कर देना है, हो गया डिफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स डिफिनिट उतना ही सिंपल है जितना सिंपल आप लोग को इंडिफिनिट में लगा था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 and 3 लिमिट एट x² and dx। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो x² का क्या हो जाएगा x³ 3 and 3 and 2 लिमिट 1/3 को बाहर निकाल दीजिए तो x³ and 3 and 2 लिमिट है 1/3 और 3 का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया 1/3 और यहाँ पे 27 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे 1/3 और इसको माइनस कर दीजिए तो मतलब 19, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19/3। तो डियर स्टूडेंट्स देखने से आप लोगों को पता चल गया होगा कि वही सिंपल जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में काम जो किया था वैसा ही काम, वैसा ही प्रोसेस, वैसा ही मेथड और वैसा ही फॉर्मूला से
इंटीग्रेशन करना है और लास्ट में लिमिट को अपर माइनस लोअर करके सिंपलीफाई कर देने से हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो डियर स्टूडेंट, सेम टू सेम सभी डेफिनिट इंटीग्रेशन को ऐसा ही प्रोसेस चलेगा और ऐसा ही मेथड से आप लोगों को लर्न करना है और प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 and 4 x स्क्वायर माइनस x एंड dx। अब इसको सेपरेट कर दीजिए। तो 1 and 4 ये लिमिट हो गया x स्क्वायर dx एंड 1 and 4 x dx। x स्क्वायर का x³ 3 और इसका जो लिमिट है 4 and 1 माइनस x का x² 2 4 and 1। तो 1/3 इसको बाहर निकाल दीजिए, ये x³ बच गया, यहाँ पे 4 1 और यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, x² 4 and 1। तो 1/3 एंड 4 का होल क्यूब एंड 1 का होल क्यूब अपर माइनस लोअर और ये हाफ, ये 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपर माइनस लोअर हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, 1/3 और यहाँ पे 64 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 16 -1 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 63 और यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 15, ये 3 से कट जाएगा 3 1। तो मतलब आपका 21 15/2। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 42 माइनस 15/2 और थोड़ा सा इसको भी सिंपलीफाई कर दीजिए, यहाँ 70 12 में 5 7 और यहाँ पे 3 1 2 27/12 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम टू सेम सभी क्वेश्चंस को ऐसा ही आपका प्रोसेस और मेथड चलते रहेगा जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखा था। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सभी क्वेश्चन को मैं दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि वही काम करना है जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि π/2 0 लिमिट sin 2x dx। तो डियर स्टूडेंट, sin 2x का क्या होता है कि माइनस cos, तो माइनस cos 2x/2 और लिमिट आपका दिया हुआ है π/2 and 0। तो यहाँ पे माइनस हाफ बाहर निकाल दीजिए, cos 2x π/2 and 0। तो यहाँ पे माइनस हाफ बाहर, cos 2 और π/2 और माइनस cos का इधर 0 हो गया, इधर तो 0 हो जाएगा। अब माइनस हाफ और ये 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो cos π और यहाँ पे cos 0। अब यहाँ पे हाफ और यहाँ पे -1 होता है और -1, तो मतलब माइनस हाफ इंटू माइनस माइनस प्लस, तो -2 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 माइनस प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो फंक्शंस किसी का भी रहे, आपको सही पहले इंटीग्रेशन कर लेना है जैसे इंडेफिनिट में क्या था। और इंडेफिनिट का जैसा ही इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो इसका लिमिट को पुट कर देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सिंपलीफाई कर देने से उसका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे है कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का π/2 एंड 0 एंड cos 2x, यहाँ पे cos 2x एंड dx है। अब cos 2x का क्या होता है sin 2x/2 और यहाँ पे π/2
एंड 0 और यहाँ पे हाफ को बाहर निकाल दीजिए तो यहाँ पे sin 2x पाई बाय 2 एंड 0, ये पाई बाय 2 तो यहाँ पे हाफ एंड sin 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस यहाँ पे sin 0 हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ और ये कट जाएगा, कट जाने से यहाँ पे sin पाई और माइनस sin 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हाफ और sin पाई का वैल्यू 0 होता है और sin 0 का भी वैल्यू आपका 0 होता है, तो 0 माइनस 0 तो 0 बाई 2 मतलब 0 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स 0 आने से घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस में 0 का भी आंसर हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो लिमिट क्या है और उसका वैल्यू क्या होता है, क्योंकि sin पाई का वैल्यू 0 होता है और sin 0 का भी वैल्यू 0 होता है, 0 माइनस 0 मतलब 0, 0 बाई 2 इक्वल टू 0। इसलिए एग्जाम में कभी नहीं घबराना है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का लिमिट बिठाने से अरे 0 आ गया, हाउ इट्स पॉसिबल। इसलिए डियर स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज पॉसिबल, डिपेंड करता है कि उसका वैल्यू क्या होता है, यदि उसका वैल्यू 0 होता है तो उसका रिजल्ट भी 0 ही होगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे है डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 3 and 2 and x dx by x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना है डियर स्टूडेंट। मैं वही चीज बोलते आ रहा हूँ, जो काम आप लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या था वही काम करना है। जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा सब्स्टिट्यूशन लगा देना है। तो यहाँ पे क्या कर देना है, लेट x स्क्वायर प्लस 1 को z मानेंगे, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, dx 1 का तो 0 हो जाएगा और इधर dz, तो मतलब इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x dx और इधर dz बाई 2 हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे लिमिट को चेंज होगा, तो यहाँ पे लिमिट को भी चेंज कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे पुटिंग x इक्वल टू पहले 3 लिमिट लेंगे, तो z इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 9 प्लस 1 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, एंड x इक्वल टू 2 लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट हो गया लोअर लिमिट, क्योंकि इसका लिमिट अब चेंज हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 4 प्लस 1 तो 5। अब यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपर लिमिट आपका 10 हो जाएगा और लोअर लिमिट आपका 5 हो जाएगा, और इसकी जगह आपका dz और बाय 2 और यहाँ पे z हो गया। अब यहाँ पे हाफ को बाहर निकाल देना है, तो dz बाय z और यहाँ पे 10 यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ हो जाएगा, यहाँ पे log z हो जाएगा और यहाँ पे 10 बाय 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10 log 5 और बाहर में इसका हाफ, तो मतलब माइनस रहने से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10 बाई 5, तो मतलब 5 2 जा, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा log 2 और यहाँ पे आपका ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हाफ है नीचे 2, तो मतलब क्या हुआ अब इसकी जगह आपका ये हो जाएगा यहाँ पे log 2 का यहाँ पे हाफ, तो मतलब log √2, ये आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट जब होगा तो इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में आप z के कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा, तो इसलिए x का वैल्यू में पहले अपर लिमिट का काम करना है फिर लोअर लिमिट का, तो z के कॉन्टेक्स्ट में ये लिमिट में आ जाएगा और फिर सेम टू सेम वही काम कर देना है जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में करते आ रहे हैं। सेम टू सेम log z आया, फिर अपर माइनस लोअर माइनस आया, डिवाइड होता है माइनस आने से,
फिर ये हाफ इसके पावर में चला जाएगा तो मतलब √2 में चला जाएगा। तो इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया जाता है। लेकिन हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि जैसे ही सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो z के कॉन्टेक्स्ट में उसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे जो आप लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं उसकी जगह x का वैल्यू अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट बिठा के फिर z के कॉन्टेक्स्ट में वो लिमिट लाना है, फिर सिंपलीफाई एंड इंटीग्रेशन कर देना है। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 and 4 upper and lower limit and exponent and dx। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट का तो एक्सपोनेंट ही होता है। अब आते हैं एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है n लिमिट 5 and 4, तो यहाँ पे e के पावर 5 and माइनस e के पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स पूरे डिफरेंट इंटीग्रेशन देखने से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन अंडर डिफरेंट इंटीग्रेशन। सुनने में भले ही नया है लेकिन वही पुराना चीज है जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में देखा था। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी राइटर बुक से रहे या ना रहे वो फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप लोगों को पता चल गया इसका प्रोसेस एंड मेथड वही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स इंडिफिनिट का ही जो इंटीग्रेशन, जो मेथड, जो प्रोसेस, जो फॉर्मूला, जो रूल्स था, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हो या बाय पार्ट्स मेथड हो या सिंपल इंटीग्रेशन हो, डिफरेंट टाइप का जितना भी फंक्शंस था उसको माइंड में सेट करके हमेशा के लिए रखना होगा। यदि वो रखनी तो डिफरेंट इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम वही काम करना है और लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। हो गया डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन अंडर डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन को देखूंगा और आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए